नुपुर है हमारे साथ इस वक्त, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। हमारे साथ सुरेश गोयल हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रविंद्र सचदेव हैं, विदेशी मामलों के जानकार। सबसे पहले नुपुर, इससे पहले कि मैं डिप्लोमेटिक कमेंट लेने की कोशिश करूं कि कैसे भारत एकजुट हो सकता है, तमाम एम्बेसडर्स, एक्स एम्बेसडर्स जिन्होंने सर्व किया है वो रीजन को अच्छे से बताएंगे। लेकिन दुनिया जानना चाहती है और लोग भी जानना चाहते हैं, हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या भारत और भारत की सरकार इस स्थिति में है कि वो नेतृत्व कर सकती है एक ऐसी मूवमेंट का जिसको लेकर के फिलहाल तो पूरी दुनिया चुप नजर आ रही है। मेरा मानना है तालिबान की सरकार, जिसमें 2 मंत्री, आपने देखा 17 मंत्री ऐसे जो कि सैंक्शन लिस्ट में है, 2 जो है मोस्ट वांटेड है, जिनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम है। ये आतंकी सरकार नहीं तो और क्या सरकार है? सरकार का क्या स्टैंड है और सरकार क्या इस पर दुनिया की चुप्पी तोड़ सकती है? देखिए, आपको नमस्कार, आपके पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को। प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स में अपना उद्बोधन करें उसके पहले जो अध्यक्षता के स्वरूप में उन्होंने जो शुरुआत में कहा है, उन्होंने ये इशू छेड़ तो दिया ही है। भारत की कूटनीति अगर आप देखें तो हमेशा ये रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, उसका विरोध करते आए हैं और इस कोशिश में और हमेशा पहल दर्शाते आए हैं कि हमारे अन्य डेमोक्रेटिक लोकतंत्र देशों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के आतंकवाद को हराएं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। हमारी एक पॉलिसी, एक नीति ये भी रही है कि कभी भी हम एक इनिशिएटर्स ऑफ एग्रेशन नहीं, अग्रेसर्स नहीं होते, हम कभी भी अग्रेशन इनिशिएट नहीं करते। लेकिन हमें भली भांति ये भी पता है कि हमारी सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी को अगर कभी चोट पहुंचेगी तो हम अपने आप को डिफेंड भी करना भली भांति जानते हैं। देखिए, जो मैं पिछले कुछ दिनों में देख रही हूँ, क्योंकि फिलहाल जो अफगानिस्तान में चल रहा है, इस रीजन में चल रहा है, उससे पूरा विश्व अभी एक थोड़ा सा एक शॉक में है और सबकी प्राथमिकता यही है कि जो हमारे नागरिक हैं या जो हमारे देश से ताल्लुक रखते हैं, या तो उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। और वेट एंड वॉच पॉलिसी लगभग सभी की है, तमाम देशों की है। और एक ये भी है कि पहले हमारे लोग की सेफ सिक्योर इवैक्यूएशन हो जाए, हमारे लोग सिक्योर रहे, उसके बाद देखते हैं कि होगा क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे सीडीएस और हमारे डिफेंस मंत्री साहब इस पे बयान दे चुके हैं, और मैं कहूंगी कि अभी स्पेकुलेट करना would be undermining the importance of the Prime Minister's chair and the chair of the BRICS सम्मेलन पे। मैं कहूंगी कि देखते हैं, लेकिन मुझे इस चीज पे पूर्ण भरोसा है कि भारत से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता आया है और आगे भी उठाएगा। ठीक है, अशोक सज्जनहार, ये कमेंट आपका, इसे कैसे देखा जाए कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम काउंटर टेररिज्म की तरफ जो है एक तरफ मेन फोकस कर रहे हैं ओपनिंग रिमार्क में, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति कहते हैं कि आतंकवाद, बढ़ता आतंकवाद एक बड़ी चिंता और इस पर नियंत्रण पाना ही होगा। इन दोनों को इस कंटेक्स्ट में, आज के कंटेक्स्ट में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? देखिए, मेरे विचार से दोनों के जो ये कमेंट्स हैं बिल्कुल एक ही तरीके से मिलते हैं। आपने स्वयं जिक्र किया है, जो कल जनरल निकोलाई पात्रुशेव यहाँ पर आए थे और उनकी मुलाकात हुई अजीत डोभाल साहब के साथ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कॉल ऑन किया प्राइम मिनिस्टर के। देखिए, ये वाली जो मुलाकात थी, ये बिल्कुल जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई थी अफगानिस्तान को लेकर, 45 मिनट की बात थी। उसमें उन्होंने कहा था जो हम एक परमानेंट बायलैटरल चैनल एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे कि हम ये देख सकें जो अफगानिस्तान से आतंकवाद नहीं दूसरे देशों में और इस क्षेत्र में कहीं और दूसरे देशों में नहीं जाकर पनपे। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं वो उसी के मद्देनजर कर रहे हैं। ये वाली जो बात उन्होंने कही है काउंटर टेररिज्म की, जो इसके ऊपर एक मीटिंग भी हुई मंत्रियों की और जून में एक काउंटर टेररिज्म का प्लान भी बनाया गया है। देखिए, जो अफगानिस्तान के ऊपर बात है, मेरे विचार से यकीनन एक ये अहम मुद्दा है, जो कि इन पब्लिक जो कमेंट्स हैं उसमें इतना वो नहीं आएगा, परंतु अभी जब बातचीत होगी और जो फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा उसमें यकीनन इसके ऊपर जिक्र होगा जो अफगानिस्तान को एज अ सोर्स ऑफ, एज अ फॉन्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद को पनपने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। और सभी जो देश हैं वो मिलकर काम करेंगे, क्योंकि देखिए रूस को भी चिंता है। रूस का जिसे कहा जाता है सॉफ्ट अंडरबेली,
उसके जो 3 देश, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उनकी सीमा उससे मिलती है अफगानिस्तान से। चीन को भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता है, क्योंकि वहां पर ईट काम कर रहा है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अफगानिस्तान में है, जो कि शिनजियांग में वीगुर मुसलमानों के विरुद्ध जो जेनोसाइड चला रहा है चीन, उसके विरुद्ध वो वहां पर काम कर सकता है। तो देखिए, चीन को भी बहुत ही इसमें चिंता है, रूस को भी है, ईरान को भी है। ईरान तो हमारा इसका ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, परंतु ईरान को भी बहुत चिंता है, जो पाकिस्तान के डीजी ISI फैज हमीद यहां पर आए ठीक है, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आई है, मैं उसी बात को उठाता हूं जिसका आपने जिक्र किया। तो ये सब कुछ देखते हुए, क्योंकि एक चीज और देखनी होगी ना सुरेश गोयल जी, इस ब्रिक्स में शी भी है, क्या शी की भी चिंता है? क्योंकि अगर नहीं होते शी, सबसे पहले तो रिकॉग्निशन कौन, चाइना ने दिया। चाइना तो एड के लिए भी दे रहा है कि हम सबसे पहले वहां पर पैसे देंगे, तो फिर चाइना कैसे कंसर्न होगा? देखिए, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। जहां तक ये आतंकवाद का मुद्दा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रिक्स में 5 देश जो है आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा, लेकिन बोलना एक चीज है, सतही तौर पर, जमीनी तौर पर क्या करते हैं वो एक थोड़ा सा फर्क मामला हो जाता है, क्योंकि वहां पर हर एक देश अपने अपने हित भी देखना शुरू कर देता है। तो चाइना को चिंता है कि तालिबान कहीं ETIM को बढ़ावा ना दे, तो वो तालिबान से थोड़ा सा समझ करके सुलह करके चलना चाहेगा। जहां तक भारत की बात है, भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है, रहेगा। हमारे लिए आतंकवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा ये है कि जो ISIS के, तालिबान के यहाँ पर या अफगानिस्तान में जो कैंप बनेंगे, उनका JNK पर क्या असर पड़ेगा। वहां से आतंकवाद, आतंकी लोग यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान का सहारा लेकर के, तो हमें उससे बचाव करना है। हमें यह भरोसा है कि हमारी सेना हमारे क्षेत्र में आतंकवाद से बचाव करती रहेगी, लेकिन ये भी जरूरी है कि उसको आगे से बढ़ावा नहीं मिले। लेकिन इसमें खाली एक भारत के बोलने से कुछ नहीं होगा, बाकी लोग, बाकी जो देश हैं, उनको भी साथ में आना होगा। तो देखना यह है कि ब्रिक्स के 5 देश एक कॉमन प्लान पर एग्री कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वही एक बड़ा आउटकम होगा अगर वो इस एक कॉमन प्लान पर एग्री कर पाए। आपको याद होगा कि CCIT पर कितनी भी कोशिश करने के बावजूद दुनिया में किसी मुल्क में एक समझौता नहीं हो पाया। तो अगर वहां पर CCIT में समझौता नहीं हो पाया, एक ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया, कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, अगर समझौता हो जाए, एक टेक्स्ट के ऊपर एग्री कर जाए, तो वो एक काफी अच्छा आउटकम है। रुपिंदर, जब जिसका जिक्र अशोक जी ने किया कि DG ISI आते हैं, पंचीर पर हमले होते हैं, फिर उसके बाद हक्कानी तक को जो है गवर्नमेंट में, अब आपका गृह मंत्री ही जो है मोस्ट वांटेड बाउंटी वहां पर बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान के इस रोल पर सब चुप्पी कैसे, अगर कंसर्न सभी का है तो? देखिए, पाकिस्तान, बहुत अहम क्वेश्चन है सचिन जी, कि पाकिस्तान के रोल पे सब चुप क्यों हैं। धीरे धीरे सारी दुनिया को पता है, पिछले 15-20 सालों से बार बार पता है, ऑब्वियस आ रहा है, पर समहाउ पूरी दुनिया चुप है। ये रियलिटी है पाकिस्तान के रोल को लेके, और उसमें कुछ तो पाकिस्तान ने अपना खेल खेला है, उसने अपनी जोग्राफिक एडवांटेज उठाया है। अमेरिका और नेटो फोर्सेस को बोला, भाई अफगानिस्तान में आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो लॉजिस्टिक्स, ट्रकिंग वर्किंग मेरे थ्रू जाएंगी। तो पाकिस्तान हर बार एक रोल खेल के अपने को एक यूजफुल पोजीशन में रख लेता है किसी भी समीकरण में पिछले 30-40 साल में रिगार्डिंग अफगानिस्तान। ना बट मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जो बिग क्वेश्चन आप कह रहे थे अभी कि PM मोदी जो बिग पिक्चर दे रहे हैं और जो प्रश्न था कि भारत क्या ला सकता है, जो आपने शायद नुपुर जी से पूछा था, मेरा विचार है, बार बार मैं कह रहा हूं, भारत के पास मौका कहें या अपॉर्चुनिटी कहें या जरूरत है आज की तारीख की दुनिया में कि भारत को कुछ हद किसी तरह की लीडरशिप लेनी चाहिए दुनिया में। देखिए, अमेरिका इस समय बैक ट्रैक कर गया। अब अमेरिका हाई मॉरल वैल्यूज की कुछ बात नहीं कर रहा, और करता भी है तो लोग कहते हैं भाई आपने क्या करा, आप तो अपने वचन से पीछे हट गए अफगानिस्तान में फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी, मौका, नीड और हमारी अपनी जरूरत भी है, बहुत क्रिटिकल अपनी जरूरत है कि दुनिया में ये मैसेज हो, जियो और जीने दो। जैसे आज ब्रिक्स में मोदी जी ने जो भी कहा, बॉटम लाइन तो यही है ना, सब देशों को जीना और एक दूसरे को जीने देना है।
भारत ये सोच ला करके यूनाइटेड नेशंस में पुश करे, डायलॉग करवाए कि आने वाले समय में कैसे सारे देश आपस में को एग्जिस्ट करेंगे, और केवल देश ही नहीं, मैन और एनवायरनमेंट भी। देखिए कोविड ने पूरा क्या दिखाया कि मैन और ह्यूमन काइंड को एनवायरनमेंट के साथ भी बैलेंस और को एग्जिस्टेंस में रहना है। तो भारत ये मैसेज फोर्सफुली लेकर के दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे डाले, पहली बात मैं कहूँगा। ओके, अब ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड ऑल्सो का इसका जमीनी क्या फ़र्क कितना पड़ेगा, पर बात ये कि ऊंचे हम प्रिंसिपल्स देंगे दुनिया को इस समय एक सेंसिबल कॉमन सेंस लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई सूदिंग नॉर्मल लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भारत, हम जो देश हैं, लेट्स से जो भी हम ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी का, गांधी जी का, टैगोर का, तो अब हम जब बात करते हैं तो हमारी बात थोड़ी बहुत कम से कम सुनी जाएगी। उसका रियल चेंज में कितना आएगा वो फिर नेक्स्ट स्टेप्स हैं। ठीक है ना। अब जैसे बात हो रही है कि जैसे सज्जनार साहब या अभी गोयल साहब भी कह रहे थे कि ये जो नेशंस हैं इनकी बॉर्डर्स का जो रशिया इंडिया का हुआ, रशिया की 3 या रशिया खुद, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना का खुद बॉर्डर है, पाकिस्तान का है, हमारा भी तो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। तो इन देशों को जिनके बॉर्डर तालिबान से कनेक्ट होते हैं अफगानिस्तान से, इन देशों को भी आपस में मिलकर बैठ सकते हैं कि भाई बात करो एक सिंगल पॉइंट मिनिमम प्रोग्राम की अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को आयरन रिंग बना दो। इस सबके फायदे में है। कैसे होगा वो देखा जाए, बट पॉइंट इसकी अफगानिस्तान की टेरिटरी से फिजिकल टेररिस्ट ना जाएं। देखिए सोच तो फैलेगी, सोच को तो आप रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने किसी को इंस्पायर कर दिया, यहाँ इंडिया में बैठे हुए किसी को इंस्पायर कर दिया, लीमा में, पेरू में, लंदन में, वो सिर्फ वो चीज़ें भी करेंगे, राइट। बट सारे, और चाइना का भी डर है कि सोच ना फैले, रशिया का भी, हमारा भी। सोच को तो अलग टैकल करना पड़ेगा, बट फिजिकल सिक्योरिटी के लिए सबको खतरा है। तुर्कमेनिस्तान को खुद डर है, ईरान को डर है कि मेरे बॉर्डर में अफगानिस्तान से कुछ आ जाए, पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान एक यूनिक केस है, छोड़िए। चाइना है, रशिया है, भारत है। हम कह सकते थे कि हमारा पीओके का बॉर्डर एक्चुअली अफगानिस्तान से टच करता है, आई थिंक, राइट। जो हम पीओके, तो हम भी बॉर्डर में हैं। तो ये जो सारे बॉर्डर्स हैं, इनको किसी तहत, किसी प्रोग्राम तहत, और तालिबान से बात करके, तालिबान बोलता है ना मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, तो बोल रहा है ना, हम मानते हैं आपकी बात, बट इसके लिए ऐसा करते हैं कि ये बॉर्डर्स पूरे सिक्योर करने का एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे भी करें, रडार करें, फेंसिंग करें, आई डोंट नो, मिलिट्री सिस्टम से करें, किसी भी तरह से करें, ये बॉर्डर्स सील होने चाहिए अफगानिस्तान के फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, आतंकी इंडिविजुअल या मटेरियल्स। सर जब उनकी लिस्ट 33 में से 17 ही आतंकी हो, मुझे एक बात बताइए, 33 में से 17 ही आतंकी हो, और वो लिस्ट जो है वो दिखाए उल्टा अमेरिका को कि भैया ऐसा है कि आपने अब हक्कानी साहिब, वो कह रहे हैं कि हक्कानी साहिब और उनकी फैमिली ये टेररिस्ट थोड़ा ना, ये तो हमारे यहाँ पर बाकायदा शपथ ले रखी है और बाकायदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑनरेबल मंत्री हैं, उनको हटाइए, आपने कहाँ से डाल दिया। फिर कल को तो फिर ये तो यूएन तक में अगर आ जाएंगे, खुदा न खास्ता, कल तो फिर यूएनएससी में भी एक सीट की बात होगी, क्योंकि चाइना रिकॉग्निशन दे चुका है। अब ऐसे में नुपुर, एक कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये फिर पॉलिटिकल चीज हो जाती है। जरूरत तो अपनी है ना, क्योंकि अलकायदा का एक स्टेटमेंट आपने भी देखा होगा, वो जो आया सैयद अली शाह गिलानी का नाम लेकर के कि अब हम तालिबान में आ गया है, अब हमारी सोच बढ़ेगी, सोच की बात कर रहा हूं, हमारी सोच बढ़ेगी और कश्मीर को आज़ाद, और फिर वही रेट्रो वाली बातें, और यहां पर ला करके अलकायदा कश्मीर के साथ। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा है क्या सीधे तौर पर? भाई जरूरत तो हमारी है। सचिन जी, मैं इस पूरे मामले को 3 खेमे में डिवाइड करूंगी। जरा एक को ठीक कराइएगा प्लीज, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप देखिए कि भारत का रोल क्या है। मुझे पता है कि यहाँ पे उम्मीद ये है कि इस रीजन में पीस लविंग कंट्री, और जो दोहा में जो मीट हुई थी अगस्त में 10 और 12 में, उसमें जो कतर से जो स्टेटमेंट आई थी, उसमें जो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड कंट्रीज थी, उसमें भारत भी था, हमारे एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, और स्टेटमेंट ये आई थी उस मीट की कि बाय फोर्स अगर कोई सरकार बनती है अफगानिस्तान में तो वो रिकग्नाइज नहीं की जाए। वो तमाम देशों के बीच में मीटिंग थी। दूसरी बात, हम आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से खड़े हुए हैं, ये भली भांति पोजीशन दुनिया में क्लियर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि भारत का रोल क्या होगा,
मेरे हिसाब से आगामी आने वाले अभी उपदेश में हमें पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। मामला तो वो छेड़ चुके हैं ऑलरेडी ब्रिक्स के अंदर। दूसरी बात मैं कहूंगी, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, जो जैसे CDS हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रिकग्नाइज किया है। क्यों? एक तो पाकिस्तान का इस चीज को वेलकम करना, इमरान खान का बयान जब तालिबान टुक ओवर काबुल, एक ऑफिशियल प्रवक्ता द्वारा टीवी के ऊपर ये कहना कि हम तालिबान की मदद लेके हम कश्मीर को आजादी दिलवा देंगे। इसके ऊपर भारत अपने आप को सेल्फ सिक्योर कैसे कर रहा है, हाल ही में सुर्खियों में पढ़ने में आया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ड्रोन एंड इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। अभी आज ही की बात है, मैंने सुर्खियों में पढ़ा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कैसे एयरक्राफ्ट के अंदर इनके हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। साथ ही में मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान का रोल, जो सिविल सोसाइटी, जैसे हमें पता चला है 7 सितंबर की न्यूज आई है कि किस तरीके से खुद वहां पे खासकर महिलाएं एक प्रोटेस्ट मार्च निकालती हैं, डेथ टू ISI। अब अफगान की खुद ही सिविल सोसाइटी रिकग्नाइज करती है कि पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है। इस चीज को वर्ल्ड स्टेज पे क्या रिकग्निशन मिलती है, वो साथ में इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या है, वो इंडिया कैसे पहल लेती है, जिसमें मैं भली भांति जानती हूँ, क्योंकि हमारे को पाकिस्तान तक की तरफ से जो कई करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं आई है विद द सो कॉल्ड फॉल ऑफ काबुल। मैं कहूंगी कि भारत अपनी स्ट्रैटेजी भली भांति जानता है। ऑब्वियसली जो कंटिंजेंसी प्लान है और जो अभी सोच चल रही है, जो डिस्कशन चल रहे हैं, वो इन पब्लिक डिस्कस नहीं किए जाएंगे। ऑन पेपर भी तमाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या ये तमाम देश रिकग्नाइज करके पेपर पे लाते हैं, एंड वो कैसे ट्रांसलेट होता है ऑन द ग्राउंड, दिस टाइम विल टेल। बट आई एम होपफुल, मैं अगर एक प्रवक्ता होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते बताऊं, आई एम होपफुल, ट्रस्ट इंडिया टू टेक परहैप्स a primary and most important step in ensuring peace in this region. ठीक है, अशोक सज्जनार और सुरेश गोयल और रविंद्र सचदेव, 30 सेकंड लास्ट कमेंट्स में आप तीनों से जानना चाहूंगा। अब ऐसे में क्या यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री का जाना और संबोधन ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है? क्योंकि UNSC को अभी प्रधानमंत्री लीड कर चुके हैं, हमें देखना होगा। सचिन, जो प्रधान, हेलो जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब आप, हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा था प्रधानमंत्री का वहां पर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर भी है। बिल्कुल। और अभी हमने अपनी 1 महीने की अध्यक्षता भी पूरी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 9 अगस्त को वहां पर उन्होंने अध्यक्षता भी की थी मैरीटाइम सिक्योरिटी के इशू पर। वहां पर वो जाकर और फिर से इसके बारे में, आतंकवाद के बारे में जो एक वो आह्वान देंगे और जो अपनी स्पीच में वो कहेंगे, जो इस बदलती दुनिया में सभी देशों को मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होना है और उसका सामना करना है, तो मेरे विचार से उसका बहुत ही सैल्यूटरी इंपैक्ट होगा। ठीक है, सुरेश गोयल, लास्ट 30 सेकंड। जी, छोटी सी चीज, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए और UNGA सिक्योरिटी काउंसिल में बोलना चाहिए 3 छोटे छोटे पॉइंट्स। एक तो भारत अफगानिस्तान की सैंक्शंस कमेटी का अध्यक्ष भी है, तो इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए कि बदले परिप्रेक्ष्य में सैंक्शंस को किस तरह से आगे बढ़ाना है। नंबर 2, जो काउंटर टेररिज्म प्लान जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। और नंबर 3 सबसे जरूरी, पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान में सिविल सोसाइटी, महिलाओं ने आगे आकर हाथ में झंडे उठाए हैं और अपोज कर रही हैं तालिबान को और पाकिस्तान की ISI को। तो अफगानिस्तान की सिविल सोसाइटी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। तो 3 मुद्दे प्रधानमंत्री को UN के सामने होंगी। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही। रविंदर, आई एम सॉरी, लास्ट में 30 सेकंड आपसे भी चाहता था, पर फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.